नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों का। और आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज करने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी पर आधारित। ठीक है, जितने भी प्रश्न हम लोग करेंगे सारे के सारे प्रश्न क्या है, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेशन आप बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सभी जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन कालीन स्थलों के उत्खनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला कथन कह रहा है पश्चिमोत्तर भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरा कह रहा है केवल उत्तर भारत में 100 के साथ औजार भी मिले हैं। तीसरा कह रहा उत्खनन से किसी संस्कृति की भौतिक अवस्था उद्घटित होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है, देखो मेरे भैया साफ साफ आपको बता देता हूं कि आप पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करते हो, आप आरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो आप, आरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप केवीएस एनवीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, केवीएस एनवीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल हो गया। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, तो सीजीएल लेवल के अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में हम लोग टोटल एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो टोटल एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और आपको पता है इन सभी एग्जामों में क्या होता है, आजकल जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो कहाँ से, वो एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल हम लोग एकदम प्राचीन इतिहास से शुरुआत करेंगे। आज ये पहली क्लास है, सेशन आप बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिए, चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर आपसे असत्य कथन की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी क्यों गलत होगा, तो देखो कह रहा है केवल उत्तर भारत। तो मेरे भैया केवल उत्तर भारत में नहीं मेरे भैया, आपको दक्षिण भारत में भी क्या होता है, जो सौ थे सौ के साथ आपको औजार मिलते हैं। केवल उत्तर भारत में नहीं मिलेंगे बल्कि आपको क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में भी 100 के साथ औजार मिलते हैं। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्राचीन काल में जो सिक्के होते थे तो आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते थे। तो बिल्कुल मेरे भाई अगर हम लोग बात करेंगे आरंभिक जो सिक्के होते थे उन पर आप कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह देखने को मिलोगे। आप देखोगे कि उन पे मछली का चिन्ह बना है, उन पे आपको अर्धचंद्र का चिन्ह बना है, तो बहुत सारे आपको चिन्ह प्रतीक देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही है। बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम मिलते हैं। बिल्कुल बाद में जो राजा लोग मिलेंगे, बाद के जो लोग राजा लोग होंगे तो उनके सिक्कों पर क्या होगा, आपको राजाओं के नाम भी मिलेंगे। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसका नाम मिला है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों पर उसका नाम मिला है, तो बिल्कुल मिलेगा। सिक्कों के आधार पर राजवंश के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। सिक्कों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी राजवंश या फिर राजा के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि वो वीणा बजाता था। ठीक है, स्कंदगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने क्या किया था, तो स्कंदगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो बिल्कुल 1 2 3 सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन से कथन सही होंगे, तो सारे के सारे कथन सत्य हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अभिलेखों के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा अभिलेखों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छे, सही बात है भाई। ठीक है, सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन एंडिकेरम में केवल मौर्य काल के अभिलेखों को प्रकाशित किया गया है। तीसरा आपसे क्या कह रहा है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं आरमाइक लिपि में मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो पहला कथन और तीसरा कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आपसे पूछा गया है तो आप आंसर क्या करोगे, ऑप्शन संख्या ए करोगे। पहला और क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम एंडिकेरम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें केवल मौर्य काल नहीं मेरे भैया, मौर्योत्तर काल। ठीक है, क्या हो जाएगा, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर का मतलब क्या है कि मौर्यों के बाद में जो आते हैं तो उनके बारे में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो गुप्तों के काल के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या होगा, केवल मौर्यों के बारे में नहीं, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 1 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले
ठीक है, किसने किया? विवेचन किसने किया? चलिए जल्दी से बताएंगे। विकूटन डिसाइफर किसने किया था? चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। देखो इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करेंगे, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, तो ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधी सी चीज है, सीधा सा चीज आपसे क्या पूछ रहा है? सीधी सी चीज आपसे पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था? विकूटन का मतलब क्या है कि पढ़ा किसने, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो अगर हम लोग अशोक के शिलालेखों की बात करें कि सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो पता लगाया है किसने? 1750 में स्टीफन थैलर ने लगाया। अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले पता किसने लगाया है? तो 1750 में स्टीफन थैलर ने सबसे पहले पता लगाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पढ़ा किसने, ठीक है, या पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की, तो अब आप आंसर क्या करोगे? तो अब आप आंसर करोगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? तो सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी लिपि के जो शिलालेख है उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। क्या होगा? तो जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अपने शिलालेखों में अशोक ने सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। अशोक की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया। बीपीएससी में आपसे पूछा गया है, एमपीएम जो है मध्य प्रदेश पीसीएस में आपसे पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न है कहां पर? तो क्लास 12 में अगर हम लोग चैप्टर की बात करेंगे तो 2 से लिया गया। टोटल एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई, टोटल एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यूज करने वाले हैं। और आपको पता है जितने भी आजकल एग्जाम होते हैं सब में जो प्रश्न पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। और कितने भी आप अच्छे अगर राइटर्स की बात करोगे, यूट्यूबर्स की बात करोगे, तो सभी आपको क्या करेंगे? सभी आपको एक ही सजेशन देंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। क्या करो? आप एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, तो टोटल एनसीईआरटी पर एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि अशोक अपने शिलालेखों में कौन से नाम से? तो प्रियदर्शी नाम से, और किस नाम से? और देवानाम पीए नाम से। किस नाम से? तो देवानाम पीए नाम से। तो ये दोनों किसकी हो जाएंगी? तो ये दोनों अशोक की उपाधियां हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो प्रियदर्शी और देवानाम पीए के नाम से क्या हो जाएगा? अशोक जाना जाता था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल में साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, ये आपको बताना है। भारत में पांडुलिपियां जो है भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थी। बिल्कुल ये बात एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है? मध्य एशिया में पांडुलिपियां मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। ठीक है, और भारत में अधिकतर पांडुलिपियां उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई है। तो छठवें प्रश्न का आंसर करना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए बताइएगा। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो कथन जो असत्य होगा वो होगा ऑप्शन संख्या सी। आपसे क्या कह रहा है? अधिकतर पांडुलिपियां जो है उत्तर प्रदेश में मिली है। ठीक है, क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि अधिकतर जो पांडुलिपियां हैं, ठीक है, ये आपको कहां से मिली है? तो ये उत्तर प्रदेश से मिली है। तो ये गलत हो जाएगा मेरे भैया। कहां से मिली है? तो अधिकतर पांडुलिपियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको कहां से मिल रही है? तो देखो कश्मीर से मिल रही है। ठीक है, पांडुलिपियां आपको कहां से मिलेंगी? कश्मीर से मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कहां से मिलती है, तो दक्षिण भारत से मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलेंगी? तो कश्मीर से मिलेंगी, दक्षिण भारत से मिलेंगी, और कहाँ से आपको मिलेगी? और याद रखिएगा, और आपको कहाँ से? तो आपको नेपाल से मिलती हैं। ठीक है, कहाँ से मिलेंगी? तो नेपाल से मिलेंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी गलत हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोतों के रूप में वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो सभी वैदिक ग्रंथों में बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं। चलिए पहले अगर हम लोग बात करते हैं क्या हो जाएगा, कौन से कथन सत्य हैं, तो आपको ये बताना है। तो साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों में आपसे पूछ रहा है कि सभी वैदिक ग्रंथों में बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं। ये तो बात ठीक है कि बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, ऋग्वेद जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप देखते हो महाभारत को देखते हो, तो महाभारत को क्या करते हैं, जय संहिता कहा जाता था। बहुत बाद में क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया, वहाँ पर श्लोकों की संख्या भी बढ़ जा रही है। ठीक है, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति मिलती है, ये भी बात ठीक है। वैदिक साहित्यों में कर्मकांड और पौराणिक आख्यान का वर्णन नहीं कह रहा नहीं है, जबकि ये गलत हो जाएगा मेरे भैया, वर्णन है। ठीक है, वैदिक साहित्यों में क्या हो जाएगा, आपको कर्मकांड का, जैसे आप लोग किसकी, जैसे यजुर्वेद की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करते हैं, जैसे हम लोग यजुर्वेद की बात करते हैं, तो यजुर्वेद में ही आपको क्या हो जाएगा, कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन संख्या तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या बताना है, सत्य बताना। तो तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यजुर्वेद में ही आपको कर्मकांडों का उल्लेख मिलेगा।
जाइएगा, ठीक है। तो देवताओं की स्तुति मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। और बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में क्या की गई है, तो बहुत सारी चीज़ों को बाद में जोड़ा गया, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेगा, निम्नलिखित में से किसको पुराणों के 4 युग में शामिल किया जाता है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो किसको पुराणों के 4 युग में शामिल किया जाता है, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, ठीक है, क्लास 11th का प्रश्न है, चैप्टर अगर हम लोग बात करेंगे 3। बहुत मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए इस तरीके के बेहतरीन सेशन को लाने के लिए, ठीक है। और आप लोगों से बस इतनी सी उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेशन को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सेशन को आप लोग क्या करेंगे, तो सेशन को आप लोग शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को क्या कर लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इतना आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। तो बताइएगा 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग पुराणों के 4 युग की बात करेंगे तो 4 युग आपको कौन से, तो कौन कौन से आपको 4 युग देखने को मिलते हैं, चलो जल्दी से बताइएगा। 8वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताइएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न की, अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो आपको क्या होता है, तो आपको त्रेता युग देखने को मिलता है, आपको द्वापर युग देखने को मिलता है, आपको कलयुग देखने को मिलता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपको कलयुग देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो 3, 4, 5, ठीक है। एक आपका निरुक्त क्या हो जाएगा, निरुक्त गलत हो जाएगा। निरुक्त क्यों, क्योंकि ये वेदांग का हिस्सा है, ठीक है। किसका, तो वेदांग का हिस्सा है। वेदांग याद है ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। और निरुक्त क्या है, ये तो वेदांग का हिस्सा है, तो पहला गलत हो जाएगा। अब पहला गलत हो जाएगा मतलब पहला आपको यहाँ मिल रहा है तो ये भी गलत, पहला आपको यहाँ पर मिल रहा है मतलब ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन संख्या बी बचा, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कृत हो जाएगा, त्रेता हो जाएगा, द्वापर हो जाएगा, कलयुग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कई जगहों पर आप ऑप्शन के आधार पर भी सही आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। क्या करना है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको 3 कथन दिए गए और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। क्या था, हरिसेन जो है दरबारी कवि था, ये तो बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम नामक काव्य की रचना की, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना विशाख दत्त ने की है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है, तो विशाख दत्त ने की है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है, तो विशाख दत्त ने की है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। उसने प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या कहां पर है, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था और प्रयाग प्रशस्ति का क्या था, रचयिता था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कल्हण द्वारा राजतरंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित बताइएगा। राजतरंगड़ी, कल्हण ने क्या किया है, तो कल्हण ने राजतरंगड़ी की रचना की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं राजतरंगड़ी, एक देखो एक प्रश्न और आप याद रखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। एक प्रश्न और आप याद रखेंगे कि राजतरंगड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजतरंगड़ी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। राजतरंगड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजतरंगड़ी जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है राजाओं की धारा, ठीक है। क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है राजाओं की धारा, ठीक है, राजाओं की धारा। राजतरंगड़ी का अर्थ क्या होता है, तो राजाओं की धारा होता है, ठीक है। राजतरंगड़ी की रचना कब की गई है, तो ये भी याद रखेंगे, तो 12वीं शताब्दी में की गई है, ठीक है। कब की गई है, तो 12वीं शताब्दी में की गई है। राजतरंगड़ी की भाषा अगर आपसे पूछ ले भाषा क्या है, तो आप आंसर करोगे संस्कृत है। राजतरंगड़ी की भाषा क्या है, तो आप आंसर करोगे संस्कृत है, ठीक है। और राजतरंगड़ी से हमको क्या होता है, तो हमको कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रचना किसने की है, कल्हण ने की। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं है ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्लास 11th के चैप्टर 3 से ये प्रश्न पूछा गया, टोटल एनसीईआरटी से आधारित प्रश्न करा रहा हूं मेरे भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको ढंग की तैयारी करनी, अगर आपको अपने जीवन में भविष्य में ढंग की तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आज अगर आप ये सेशन नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन अगर आपको ढंग की तैयारी करनी है, आपको अपने फ्यूचर को लेकर के बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, तो एक ना एक दिन तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब चाहे आज पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो, ठीक है मेरे भाई। तो टोटल एनसीईआरटी पर कर रहा हूँ, बेहतरीन प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे
तो देखो शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा, उच्चारण विधि बिल्कुल सही है। कल्प की बात करेंगे कर्मकांड, ये भी बिल्कुल सही है। निरुक्त की बात करेंगे भाषा विज्ञान, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लोग छंद की बात करेंगे तो ऑप्शन ही देख करके आप सही कर सकते हो मेरे भाई। छंद का संबंध युद्ध कला से कैसे हो सकता है? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी मेरे भैया। ठीक है, छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब हो जाएगा जो पद्य होते हैं उनको क्या करना है? पद्य को चरणबद्ध तरीके से क्या करना है? सुनिश्चित करना है। क्या करना है? चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है? चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। ठीक है, तरीके से क्या करना है? तो व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये हो जाता है, छंद हो जाता है, तो व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आपका गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से मिलता है? सूत्र लेखन की बात करेंगे, 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक? योग शास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभारत, राजतरंगिणी। चलिए जल्दी से 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 3 से लिया गया प्रश्न है। टोटल एनसीईआरटी पर क्वेश्चंस करा रहा हूं मेरे भैया, बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 12वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी पुस्तक है? तो आप आंसर करोगे पाणिनि की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या बी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले इसकी रचना कब की गई है, अगर आपसे पूछ ले अष्टाध्यायी की रचना कब की गई, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, क्या करोगे? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या किया गया है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी की रचना की गई है। ठीक है मेरे भैया, और ये क्या है? तो ये पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये पूरी तरीके से व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? तो व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी में आपको व्याकरण से संबंधित नियमों का उल्लेख मिलेगा, तो व्याकरण ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे। महाभारत के संदर्भ में आपको बताना है, महाभारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा कथन सत्य है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो यह 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास देता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? पहले इसमें 1000 श्लोक थे, इसलिए इसको जय संहिता, तो अभी हम लोगों ने बात की थी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि महाभारत को पहले जय संहिता कहते थे। बाद में इसमें क्या हो जाएगा? तो बाद में इसमें 24,000 श्लोक जोड़ने से इसका नाम भारत कहा जाएगा। 1,00,000 श्लोक होने पर इसका नाम महाभारत पड़ेगा। बताइएगा कौन सा कथन सत्य होगा? 13वें प्रश्न की बात करेंगे, 13वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना मेरे भैया। चलो 13वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अगर हम लोग बात करेंगे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की स्थिति का जो है आभास करता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला कथन तो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो इसमें बाद में क्या हो जाएगा? 24,000 श्लोक जोड़े जाने पर इसका नाम क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो ये भी बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरा भी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो 1,00,000 श्लोक होने पर इसका नाम क्या होता है? महाभारत पड़ता है, ये भी सही है। तो ये क्यों गलत होगा? देखो मेरे भैया, महाभारत को जय संहिता तो कहते थे, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जय संहिता कहते थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पहले इसमें 1,000 श्लोक थे, तो ये गलत हो जाएगा मेरे भैया। क्या हो जाएगा? पहले आप अगर हम लोग बात करते हैं तो महाभारत में कितने श्लोक थे? तो पहले महाभारत में केवल 8800 श्लोक थे। कितने थे? तो अगर हम लोग बात करेंगे पहले महाभारत में केवल 8800 श्लोक थे, और तब इसको क्या करते थे? इसको जय संहिता कहते थे। 1,000 श्लोक जो दे रहा है ये गलत हो जाएगा। जय संहिता कहते थे, ये बात तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर श्लोकों की संख्या जो है वो गलत दी है। तो क्या हो जाएगा? तो 1, 3, 4 हो जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन संख्या सी में बिल्कुल आपको करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया, बताइएगा बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ में। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 3 से प्रश्न लिया गया। बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ में बताएंगे। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो हैं ये पाली भाषा में लिखे गए थे, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां आपको कहाँ पर? तो जातक कथा में मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कौन सा कथन सत्य होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखो पहला, ठीक है, पहला तो सही है, पहला आपको सही दिख रहा है, और क्या हो जाएगा? और ठीक है,
तीसरा आपको सही दिख रहा है, तो और आपको हर ऑप्शन में क्या करना है, 2 ही ऑप्शन सुनना है। तो क्या हो जाएगा, तो पहला और तीसरा सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां आपको कहाँ पर जातक कथाओं में मिलती है, और कहानियों की संख्या अगर आपसे पूछ ले कितनी है, तो कहानियों की संख्या हो जाएगी 550। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जातक कथाओं में मिलती हैं, और जातक कथाओं में कहानियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 550 हो जाएगी। क्लियर है मेरे भैया। अब दूसरा कथन क्यों गलत है, तो आपसे कह रहा है क्योंकि ये जो पाली भाषा है कन्नौज या उत्तरी बिहार में नहीं बल्कि मेरे भैया कहाँ पर बोली जाती थी, कन्नौज या फिर उत्तरी बिहार में नहीं बल्कि मेरे भैया कहाँ पर बोली जाती थी, बल्कि मगध में बोली जाती थी। कहाँ पर, मगध में। और मगध आपको कहाँ पर, तो मगध आपको दक्षिणी बिहार में मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर, तो मगध आपको दक्षिणी बिहार में मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर, तो मगध आपको दक्षिणी बिहार में मिलता है। तो ऑप्शन संख्या बी जो है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, जैन साहित्यों के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जैन साहित्यों के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 बताइएगा। जैन ग्रंथों की रचना जो है प्राकृत भाषा में हुई थी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। प्राकृत भाषा में हुई थी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ईसा की 8वीं सदी में वल्लभी में इन्हें संकलित किया गया है। और तीसरा क्या कह रहा है, जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बार बार मिलता है। 15वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो प्राकृत भाषा में हुआ, ये तो बात बिल्कुल एकदम करेक्ट है। जैन ग्रंथ में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बार बार मिलता है, ये भी सही है। लेकिन दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्यों गलत होगा, अब इसकी बात करते हैं। क्योंकि मेरे भैया जैन जो साहित्य हैं इनका संकलन 8वीं शताब्दी में नहीं बल्कि कब किया गया था, बल्कि इनका जो संकलन है वो आपको 6वीं शताब्दी में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, तो 6वीं सदी में देखने को मिलेगा। और कहाँ पर, तो गुजरात के वल्लभी में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो गुजरात के वल्लभी में देखने को मिलेगा। तो पहला और तीसरा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में बताइएगा कौन सा कथन असत्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लिए आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में अब बताइएगा क्या होगा। चलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में हम लोग को बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यह एक विधि ग्रंथ है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो यह एक विधि ग्रंथ है, मतलब कानून ग्रंथ है। तो बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा मेरे भैया। क्या हो जाएगा, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है कि भाई अगर कोई चोरी करता है तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए, ठीक है। कोई अगर अपराध करता है तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। या 15 अधिकरणों में विभक्त था, ये भी बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे और क्या है, तो इसमें प्राचीन भारत राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन की सामग्री मिलती थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पहला और 7वां अधिकरण सबसे प्राचीन है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी जो है ये बिल्कुल जो है आपका गलत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दूसरा और तीसरा खंड जो है वो क्या है, प्राचीन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में जो 2nd नंबर का जो खंड है और किसका, और जो 3rd नंबर का जो खंड है ये आपको सबसे प्राचीन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है, तो सबसे प्राचीन खंड क्या है, तो 2nd नंबर का और 3rd नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल जो है गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको गलत ही बताना था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संगम साहित्य के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। संगम साहित्य के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ थे, तो ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। 17वें प्रश्न की बात करेंगे तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इनका संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्या है, तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, तो ये भी क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संगम साहित्य की बात करेंगे तो संगम साहित्य में आपको कौन कौन से राजवंश, तो चोल राजवंश, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो चेर राजवंश, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो पांड्य राजवंश का उल्लेख मिलता है। चोल चेर पांड्य का उल्लेख मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए किसके संरक्षण में संगम साहित्य होते हैं, किसके संरक्षण में संगम साहित्य होंगे, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे पांड्य राजवंश, ठीक है। किसके, तो पांड्य राजवंश के संरक्षण में संगम साहित्य होते हैं। आगे बढ़िएगा, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है। चलो जल्दी से देगा, देखो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, प्री 2016 में पूछा गया, ओल्ड एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्लास 11th की बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 3 है। तो क्या हो जाएगा, तो यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसको सैंड्रोकोटस कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर
समुद्रगुप्त को क्या हो जाएगा 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया गया है, तो यूनानी लेखकों के द्वारा क्या कहा गया है, तो यूनानी लेखकों के द्वारा सैंड्रोकोटस कहा गया। ठीक है, क्या किया गया, तो सैंड्रोकोटस कहा गया। और क्या कहा गया, और एंड्रोकोटस कहा गया। ठीक है, क्या किया गया, तो सैंड्रोकोटस कहा गया और एंड्रोकोटस कहा गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे कि इसकी पहचान किसने की है, किसने पहचान किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इन नामों का प्रयोग किया है, तो आप आंसर करोगे किसको, विलियम जोन्स को करोगे। किसको करोगे, तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सी सोसाइटी की, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। और इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रो और कोटस और एंड्रोकोटस नामक शब्द का प्रयोग किया गया। और किसने प्रयोग किया था, तो जस्टिन ने प्रयोग किया था। किसने, जस्टिन ने प्रयोग किया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है आपको, बताएंगे। एक तरफ आपको क्या किया गया, एक तरफ आपको पुस्तकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको लेखकों के नाम दिए गए। क्लास 11th का चैप्टर 3 से लिया गया प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्या आंसर करेंगे, तो ज्योग्राफी अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्योग्राफी जो है ये टालमी की पुस्तक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे नेचुरल हिस्टोरिका की बात करेंगे तो हेरोडोटस की पुस्तक है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका अगर हम लोग बात करते हैं, नेचुरल हिस्टोरिका जो है ये हेरोडोटस की नहीं बल्कि ये किसकी पुस्तक है, तो नेचुरल हिस्टोरिका जो है ये प्लिनी की पुस्तक है। किसकी, तो नेचुरल हिस्टोरिका की अगर हम लोग बात करेंगे ये किसकी पुस्तक है, तो ये प्लिनी की पुस्तक है। अगर आपसे खाली हिस्टोरिका पूछता तब आप आंसर क्या करते, तब आप आंसर करते हैं हेरोडोटस को। ठीक है, क्या करते हैं, अगर आपसे सिर्फ हिस्टोरिका पूछता, सिर्फ आपसे हिस्टोरिका कहता तो आप आंसर करते हेरोडोटस को। लेकिन आपसे नेचुरल हिस्टोरिका पूछा तो ये प्लिनी की हो जाएगी। सीयूकी की अगर हम लोग बात करेंगे, हेनसांग की, इंडिका की बात करेंगे, मेगास्थनीज की, तो ऑप्शन संख्या बी क्या है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हेरोडोटस को यार एक बात याद रखेंगे कि जो हेरोडोटस हैं तो इनको क्या करते हैं, तो इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, किसको, हेरोडोटस को। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, चलिए जल्दी से बताएंगे। यूपी पीसीएस में प्री में पूछा गया है, ओल्ड इंडियन एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो, एक है चेदी वंश, और कई बार चेदी वंश की जगह पर क्या होता है, महामेघ वाहन वंश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो कई बार आपको चेदी वंश मिलता है, लेकिन कभी कभी चेदी वंश न दे करके आपको क्या करता है, महामेघ वाहन वंश दे देता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चेदी वंश ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि चेदी वंश ही क्या है, महामेघ वाहन वंश के नाम से भी जाना जाता था। और चेदी वंश के राजा कौन है, तो खारवेल हैं। ठीक है, कौन है, तो खारवेल हैं। और खारवेल का आपको क्या होता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। याद रखिएगा, खारवेल का क्या हो जाएगा, तो हाथी गुम्फा अभिलेख आपको मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख मिलेगा। और एक बात महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे, वो क्या याद रखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख में ही क्या किया गया, तो सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया। भारतवर्ष का पहला उल्लेख आपको कहाँ पर मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलेगा। भारतवर्ष का पहला उल्लेख आपको कहाँ पर मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलेगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, चीज़ें मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, एक तरफ आपको क्या है, तो लेखक का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनकी रचनाओं के नाम दिया गया, और आपको कोट के आधार पर सही विकल्प तक पहुँचना है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को जरूर क्या करूँगा, तो सेशन को जरूर से आप लोग एक बार क्या करेंगे, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, सेशन को आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वाले सेशंस लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए, और इतना तो आप लोगों से ठीक है निवेदन कर ही सकता हूं कि आप लोग सेशन को क्या कर दें, लाइक शेयर कर दें। तो अगर हम लोग बाणभट्ट की बात करेंगे तो बाणभट्ट की पुस्तक आपको क्या हो जाएगा, हर्षचरित देखने को मिलेगा, पहले का तीसरा।
ठीक है। तो पहले का तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले का तीसरा आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पर दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बाकी हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित, बिल्हण की पुस्तक अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो विक्रमांक देव चरित हो जाएगा। संध्याकर नंदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पुस्तक क्या हो जाएगा, तो इनकी पुस्तक हो जाएगा रामचरित। और अतुल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पुस्तक क्या हो जाएगा, तो मूसिक वंश हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास लेखन के अंतर्गत मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में बहुत बनता है, बताइएगा। तो अगर हम लोग मनुस्मृति की बात करेंगे, मनुस्मृति जो है तो ये क्या है, तो ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, क्या है, तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मनुस्मृति। ठीक है, क्या है, तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। और 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द कोड ऑफ जेंटू लॉज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द कोड ऑफ जेंटू लॉज हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि कब किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1776 में, 1776 में। ठीक है, 1776 में इसका अनुवाद किया गया। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद किसने किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 2 से लिया गया ये प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया है, कब किया गया है, वर्ष भी याद रखेंगे, 1789 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या बी, विलियम जोन्स के द्वारा। कौन, विलियम जोन्स, ये वही विलियम जोन्स है जो क्या करेंगे, जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, याद होगा आपको। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, तो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम अगर आपसे पूछ ले किसकी रचना है, तो आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कालिदास की। ठीक है, किसकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो कालिदास की रचना है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 2 से लिया गया प्रश्न है। सर विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, पहला कह रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे, विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और तीसरा क्या कह रहा है, भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास V.A. स्मिथ ने तैयार किया। आपसे पूछ रहा है कथन सत्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया। चलो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भैया, तो भगवत गीता का अनुवाद जो है, भगवत गीता का अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया, बल्कि किसने किया, तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, किसने किया है, तो चार्ल्स विल्किंस ने किया। ठीक है, भगवत गीता का अगर आपसे अनुवाद पूछे किसने किया है, तो विलियम जोन्स ने नहीं, बल्कि किसने किया, विल्किंस ने किया है। विलियम जोन्स ने किसका किया था, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था अभिज्ञान शाकुंतलम का किया था। ठीक है, तो ये तो पहला तो गलत हुआ। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, तो दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था विलियम जोन्स ने किया है। ठीक है, किसने किया है, तो विलियम जोन्स ने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका एक ही ऑप्शन बचा, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट करोगे। ठीक है, भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने, तो V.A. स्मिथ ने तैयार किया। और V.A. स्मिथ ने ही क्या किया था, V.A. स्मिथ की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी, V.A. स्मिथ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये वही हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, क्या किया था, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को क्या किया था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, याद होगा आपको। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो V.A. स्मिथ ने ही कहा था, याद होगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा, केवल 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं आपसे पूछ रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्लास 11th चैप्टर संख्या 2। एक तरफ आपको पुस्तक का नाम दिया गया, दूसरी तरफ आपको लेखक का नाम दिया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो 25वें नंबर का ये प्रश्न है और ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा।
चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एंडो एरियंस, ये क्या हो जाएगा, ये राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा की बात करेंगे तो पांडुरंग वामन काणे, ये भी बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नीलकंठ शास्त्री, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही जो है गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे गलत ही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया ये क्या हो जाएगा, तो ये आरसी मजूमदार की पुस्तक नहीं है। तो अगर हम लोग आरसी मजूमदार की पुस्तक पूछ लें, कि आपसे अगर पूछ ले कि आरसी मजूमदार की पुस्तक कौन सी है, तो क्या आंसर करोगे। तो आरसी मजूमदार की जो पुस्तक है वो क्या है, तो वो है हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, क्या होगा, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। तो ये आरसी मजूमदार की पुस्तक हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजनैतिक इतिहास लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। 27वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो पहला कह रहा है A.L. बॉसन ने वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, एकदम रट डालिए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। वंडर दैट वाज इंडिया किसकी पुस्तक है, A.L. बॉसन की पुस्तक है, बिल्कुल ये करेक्ट है। सत्य कथन आपको बताना है, सत्य कथन बताना है, तो पहला तो सत्य है। A.L. बॉसन के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, अतीत का अध्ययन जिज्ञासा और आनंद के लिए होना चाहिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे ये कथन भी बिल्कुल सही है। यह पुस्तक वर्ष 1941 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, वर्ष 1941 में प्रकाशित हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 1941 नहीं 1951 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, तो 1951 में प्रकाशित हुई थी। तो पहला और दूसरा आपका सही है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस किताब का नाम याद रखिएगा, इसके लेखक हैं A.L. बॉसन, बहुत महत्वपूर्ण है। वंडर दैट वाज इंडिया किसकी पुस्तक है, A.L. बॉसन की पुस्तक है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। कौन है, कौन सा ऐसा लेखक है जिसने क्या किया है, जिसने महाभारत के काल से लेकर के और गुप्त साम्राज्य के अंत तक क्या किया है, तो भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया। तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर होंगे, हेमचंद्र राय चौधरी होंगे, V.A. स्मिथ हो जाएंगे, या फिर D.D. कौशाम्बी हो जाएंगे। 27वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएंगे, हेमचंद्र राय चौधरी हो जाएंगे। NCERT क्लास 11 चैप्टर संख्या 2 से ये प्रश्न लिया गया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेमचंद्र राय चौधरी हो जाएगा, क्लियर है मेरे भैया। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 28वां प्रश्न आपके सामने है, NCERT क्लास 11 चैप्टर संख्या 2 से एक बार फिर से प्रश्न लिया गया है, बताइएगा, ठीक है। प्राचीन इतिहास, पश्चिमी इतिहासकारों ने धार्मिक कर्मकांड, जाति, बंधुत्व और रूढ़ि को भारतीय इतिहास की मूल शक्तियां माना है। पश्चिमी इतिहासकारों की बात करेंगे, पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय समाज ना बदला है और ना बदला जा सकता है। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो कौन सा कथन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या सत्य है। पश्चिमी इतिहासकार का मतलब कि जो विदेशी इतिहासकार हैं उनका, तो अगर हम लोग उनकी बात करेंगे तो उन्होंने बिल्कुल अपनी किताबों में बताया कि जो धार्मिक कर्मकांड है, जो जाति है, बंधुत्व है और जो रूढ़िवादिता है, ये भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषता है और वही इनकी क्या है, शक्तियाँ है। तो ये बात तो बिल्कुल सही उन्होंने बताई है, ठीक है, अपनी किताबों में लिखा है। और पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय समाज इतना पिछड़ा हुआ है, इतना अनपढ़ है, इतना मतलब जो है इतना पिछड़ा है, इतना अनपढ़ है कि इसको बदलना नामुमकिन है, इसको बदला नहीं जा सकता। भारत के लोग ना पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास रहने को नहीं जगह नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, भाषा ठीक से बोल नहीं पाते हैं, अलग अलग तरीके की पिछड़ी जो है संस्कृतियां हैं, ठीक है, अजीब अजीब तरीके के धर्म का जो है कर्मकांड करते रहते हैं, समाज इतने भागों में बटा है कि सब आपस में ही लड़ मर रहे हैं, तो उनको बदला नहीं जा सकता, ये उनकी बात है। तो ये दोनों बातें अंग्रेजी इतिहासकारों ने या पश्चिमी इतिहासकारों ने की है, तो 1, 2 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं बताना है आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए बताएंगे क्या होगा। तो एक तो ये कह रहा है प्राक आर्य, हिंदू आर्य तथा यूनानी ने भारत को अपना घर बना लिया। दूसरा क्या कह रहा है, आर्य सांस्कृतिक उपादान हड़प्पा सभ्यता के अंग है।
तीसरा क्या कह रहा है, प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति से आए। 29वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी जो है ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है आर्य सांस्कृतिक जो है वो क्या है, वो हड़प्पा सभ्यता का अंग है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का अंत तो हो जाता है और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आर्य लोग आते हैं। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के अंग कैसे हो सकते हैं, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा और यही क्या हो जाएगा, गलत है, यही हमारा आंसर होगा। आपको पता है आर्यों के संदर्भ में अगर हम लोग तिलक की बात करेंगे तो तिलक ने क्या किया है, तो तिलक ने बताया है कि आर्य जो है ये कहाँ से, तो ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। अगर हम लोग दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, किसकी, दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती की अगर हम लोग बात करते हैं, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से, तो तिब्बत से आए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे मान्य है वो किसका कथन है, वो मैक्स मूलर का कथन है। और मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए हैं, तो मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं, तो आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। क्लियर है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के कैसे अंग हो सकते हैं, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। भारत का देश अर्थात भारतवर्ष में निवास करने वाले लोगों को क्या कहकर संबोधित किया गया है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो भारतवंशी, भारत संतति, भारतवासी या फिर सिंधुवासी। चलिए 30वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत संपूर्ण देश भारत जो है, तो भारत नाम का एक प्राचीन वंश जो था, इसी के नाम पर क्या हुआ, भारतवर्ष पड़ा है। अर्थात भारतों का देश, यहाँ के निवासियों के लिए क्या किया गया है, तो भारत संतति मतलब भारत की संतान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं, आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, 7वें मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 राग युद्ध का प्रमाण मिलता है। ठीक है, क्या होता है, 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो भरत जन के नेता कौन है, तो भरत जन के नेता सुदास रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, तो भरत जन के नेता सुदास रहते हैं। और ये क्या करेंगे, ये 10 अन्य जनों के राजा को पराजित करते हैं। और फिर क्या होगा, फिर इसी भरत जन के नाम पर अपने भारत का नाम, अपने देश का नाम क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। तो भारत संतति का मतलब क्या है, भारत के पुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो ये भारत जन है इन्हीं से क्या होगा, अपने देश का नाम भारत पड़ा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषता नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषता, सॉरी, कौन सी प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषता थी, आपसे पूछ रहा, गलती हो गई मुझसे पढ़ने में। ठीक है, बताइएगा, तो कौन सी प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषता थी, तो वर्ण व्यवस्था तो थी मेरे भैया। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था क्या हो जाएगा, तो वर्ण व्यवस्था तो थी। ठीक है, जाति व्यवस्था, तो बिल्कुल जाति व्यवस्था भी थी। ठीक है, समाज जो है बहुत सारी जातियों में बटा था। भाषात्मक एवं सांस्कृतिक एकता, हमारी भाषाएं अलग थी, हमारी जो संस्कृतियां थी वो अलग थी, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ रह रहे थे, तो ये भी थी। तो क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़कर पूरा यूरोप है। ठीक है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग शीत कटिबंध में आते हैं। तो देखो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना बड़ा क्या है, रूस है। ठीक है, रूस को छोड़कर पूरा यूरोप है, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत और उसके पड़ोसी देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सब आते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग शीत कटिबंध में आते हैं, ये गलत हो जाएगा। शीत कटिबंध में ठंडे क्षेत्र में नहीं आते बल्कि गर्म क्षेत्र में आते हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये शीत कटिबंध में नहीं आते मेरे भैया। तो क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। प्राचीन भारत में पश्चिमोत्तर सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पश्चिमोत्तर सीमा के संदर्भ में, पश्चिमोत्तर सीमा का मतलब क्या है मेरे भैया, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये वाली अगर हम लोग बात करेंगे क्षेत्र की, तो ये वाला क्या है, तो ये पश्चिमोत्तर सीमा है। ठीक है, क्या है, तो ये पश्चिमोत्तर सीमा है। सुलेमान पर्वत हिमालय के पश्चिम में स्थित है। सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथड़ से जुड़ा है। बोलन दर्रे से प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता था। ईरानी आक्रमण बोलन दर्रे से हुआ है। बताइएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे
तो देखो सुलेमान पर्वत जो है ये बलूचिस्तान में किरथर पहाड़ी से जुड़ा है, ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है। बोलन दर्रे से ही, बोलन दर्रे में ही आपको क्या होगा, बोलन दर्रे में ही आपको मेहरगढ़ मिलेगा। अगर हम लोग मेहरगढ़ की बात करते हैं तो मेहरगढ़ से क्या होता है, तो आपको गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ से आधुनिक जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल है, और वो आपको कहाँ पर, तो आपको बोलन दर्रे में ही मिलेगा। तो ये भी बात बिल्कुल एकदम सही है। ईरानी आक्रमण बोलन दर्रे से हुआ था, ये भी बात बिल्कुल एकदम सही है। तो गलत क्या है मेरे भैया, तो गलत अगर हम लोग बात करेंगे 33वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए है। सुलेमान पर्वत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हिमालय के कहाँ पर है, तो ये हिमालय के पश्चिम में स्थित है। 33वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों स्थित है, क्योंकि मेरे भैया ये पश्चिम में नहीं बल्कि कहाँ पर है, बल्कि ये उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये उत्तर पश्चिम में, केवल पश्चिम नहीं मेरे भैया, क्या है, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य एशिया के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र कौन सा स्थल था, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य एशिया के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र क्या है, तो कश्मीर है, गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, नेपाल की घाटी है, या फिर हिंदुकुश पर्वत है। 34वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, जो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो मध्य एशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्यारा भारत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये कश्मीर, और वर्तमान में तो आप लद्दाख भी देख रहे हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान में कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग प्राचीन भारत की बात करेंगे तो प्राचीन भारत में आपको ये कश्मीर वाला क्षेत्र है। कश्मीर में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है कश्मीर में कौन, तो कनिष्क कुषाण वंश के राजा कनिष्क का शासन था। और कनिष्क के समय में क्या होता है, चौथी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, क्या होगा, चौथी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग मध्य एशिया की बात करते हैं तो मध्य एशिया में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हो रहा है उसका केंद्र क्या है, तो उसका केंद्र हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित था, बताइएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है। अब अगर हम लोग कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल तट आपको कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कोरोमंडल तट देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कोरोमंडल तट देखने को मिलेगा। ठीक है, कोरोमंडल तट का मतलब किससे है, तो कोरोमंडल तट का मतलब तमिलनाडु से है। ठीक है, किससे है, तो कोरोमंडल तट का मतलब तमिलनाडु से है। तो बताइएगा, तो प्राचीन भारत में तमिलनाडु में आपको कौन सा बंदरगाह देखने को मिलेगा, तो अरिकामेडु, मुजरिस, ताम्रलिप्ति, या फिर सोपारा। 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अरिकामेडु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अरिकामेडु। ठीक है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत में धातुओं की प्राप्ति के संदर्भ में बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्लास 11th NCERT चैप्टर 4 से लिया गया प्रश्न। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया से टिन का आयात होता था। 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सोने का सबसे पुराना अवशेष आपको 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक से प्राप्त होता है। बात बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बात बिल्कुल एकदम सही है। मेसोपोटामिया से टिन का आयात होता था। बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मेरे भैया, क्योंकि प्राचीन काल में अगर हम लोग टिन की बात करेंगे तो टिन कहाँ से आता था, तो टिन अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, कहाँ से आता था, तो टिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो टिन अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, कहाँ से आता था, तो टिन जो है ये अफगानिस्तान से आता था। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही कौन होगा, तो पहला और दूसरा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वैदिकोत्तर संस्कृत जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग, अगर हम लोग बात करें लोहे, तो लोहे की खोज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो लोहे की खोज आपको उत्तर वैदिक काल में, कहाँ पर, तो आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। लोहे की खोज आपको कहाँ पर, तो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगी। और उत्तर वैदिक काल में कहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का एटा जिला है। ठीक है, कहाँ पर, तो एटा जिला, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अगर हम लोग बात करेंगे तो अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, कहाँ से, तो अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, एटा जिला कहाँ पर, तो यूपी उत्तर प्रदेश में आपको एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से क्या होता है, लोहे के प्रमाण मिलेंगे। कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में।
तो क्या हो जाएगा 37वें प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आपका ऑप्शन संख्या हो जाएगा मध्य गंगा घाटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो मध्य गंगा घाटी क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करते हैं तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरंभिक मध्य युग के प्रमाण निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मिलते हैं? बताइएगा। आरंभिक मध्य युग के प्रमाण किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं? तो असम में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, बोलन घाटी में, या फिर ए और बी दोनों में। 38वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आरंभिक मध्य युग के जो प्रमाण हैं आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये आपको असम में भी देखने को मिलेंगे, ब्रह्मपुत्र घाटी में भी देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बोलन नदी घाटी में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो आपको, ठीक है, मध्य युग के नहीं बल्कि यहाँ पर तो आपको नवपाषाण काल के, प्रारंभिक काल के आपको जो है प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? एकदम प्रारंभिक स्टार्टिंग एज के प्रमाण मिल रहे हैं। नवपाषाण युग के आपको प्रमाण बोलन घाटी से मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। प्राचीन कालीन कलिंग देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कलिंग के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह वर्तमान के उड़ीसा का समुद्रवर्ती प्रदेश है। ये बात तो बिल्कुल एकदम ठीक है। इसका उत्तरी सीमा महानदी थी, इसका दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी थी। इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी थी। ये आप बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने प्यारे भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं। अब आपसे अगर पूछ ले कि उड़ीसा कहाँ पर है मेरे भैया, अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ लेता है कि उड़ीसा कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे उड़ीसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो रहा है? तो उड़ीसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भैया, उड़ीसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग बात कर लें किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पर आपको मेरे भैया सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा। और सतपुड़ा की पहाड़ियों से अगर हम लोग बात करेंगे तो मैकाल में अमरकंटक है, और अमरकंटक से आपको नर्मदा नदी देखने को मिलेगा। और नर्मदा नदी क्या होता है? वो इस तरफ बह रही है। ठीक है, किस तरफ बह रही है? तो वो इस तरफ बह रही है। तो ये उड़ीसा की तरफ तो जा ही नहीं रही है। तो कैसे हो सकता है मेरे भैया, कैसे हो सकता है? तो इसकी उत्तरी सीमा, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? तो अगर आपसे पूछ रहा है ये इसकी दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी थी, तो ये तो गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नर्मदा नदी तो अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कांधार अभिलेख की लिपि क्या है? कांधार अभिलेख, चलिए बताइएगा। तो कांधार अभिलेख की अगर हम लोग बात करेंगे तो कांधार अभिलेख किसका है? तो अशोक का है। ठीक है, किसका है? तो कांधार अभिलेख की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसका है? तो अशोक का है कांधार अभिलेख। और इस अभिलेख की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिपि क्या है? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो यूनानी और आरमाइक हो जाएगा। ठीक है, कांधार का मतलब मेरे भैया कहाँ से? तो कांधार का मतलब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको पता है क्या होगा? तो अफगानिस्तान में आपको यूनानी और आरमाइक लिपि देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, टिक कर देता हूँ। ठीक है, यूनानी और आरमाइक हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। प्राचीन पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पांडुलिपियों के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य। देखो किस क्लास का है? क्लास 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बेसिक एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्लास 6 का चैप्टर 1 का प्रश्न है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी से लिया गया था। अभी तक हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी से देख रहे थे, अब ये न्यू एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्राचीन काल में पांडुलिपियों के लिए भुर्ज के छाल का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल एकदम सत्य कथन है। ठीक है, एकदम सत्य कथन है। ताड़ के पत्तों को काटकर लेखन कार्य किया जाता था। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भुर्ज की छाल का प्रयोग तो किया जाता था, साथ ही साथ क्या होता था? ताड़ के पत्तों का भी प्रयोग होता था। और हाथ से लिखी गई पुस्तकें जो है वो पांडुलिपि कहलाती थी। तो उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं द्रविड़ भाषा से निकली हैं। उत्तर भारत की अधिकांश भाषाओं के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? द्रविड़ भाषा से निकली है। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत की जो अधिकांश भाषा है वो द्रविड़ से नहीं, वो संस्कृत से निकली है, या फिर जो है अपभ्रंश से निकली है। इस तरीके से आप कह सकते हो। द्रविड़ से तो बिल्कुल नहीं, द्रविड़ तो दक्षिण भारत में बोली जाती थी। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में मतलब मेरे भैया क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना क्या है? तो ये अपना प्यारा मेरे भैया भारत है। यहाँ पर आपको विंध्य पर्वत देखने को मिलेगा। और विंध्य के दक्षिण में क्या हो जाता था? मतलब दक्षिण भारत में क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोली जाती थी। ये बात क्या है? तो ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के उत्तर में रहते थे। ठीक है, क्या करते थे? तो विंध्य के उत्तर में रहते थे। तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला, और विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर में ऊपर की तरफ क्या होता था? आर्य भाषा वाले बोलने वाले लोग रहते थे। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 ऑप्शन संख्या
बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, प्राचीन काल में मिले किस पात्र में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ को रखा जाता था, बताइएगा। तो किस प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत में शराब या फिर तेल जैसे पदार्थों को कहाँ किस में रखते थे। 43वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाता था, तो इसको कहते थे एम्फोरा कहते थे, ठीक है। क्या करते थे, तो एम्फोरा कहते थे। क्लास 6 का प्रश्न है, न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 8 से, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, राजस्थान में खेतरी नामक क्षेत्र तांबे के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लो। राजस्थान में अगर आपसे क्या करें, खेतरी यहाँ पर दिया गया, वैसे क्या होता था, खेतड़ी होता है, ठीक है। क्या होता है, खेतड़ी होता है। तो खेतड़ी नामक जो क्षेत्र है ये तांबे के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से तांबे के साक्ष्य मिले हैं, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। इसकी पहचान किससे की जाती है, आदिम कुल्हाड़ी से, आदिम बाण से, आदिम गड़ासा से या फिर आदिम हल से। 44वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग राजस्थान के खेतड़ी जिले की बात करेंगे तो खेतड़ी नामक जो क्षेत्र है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको तांबे की कुल्हाड़ी मिलेगी। क्या मिलेगा, हैंड एक्स मिलता है, तांबे की कुल्हाड़ी मिलेगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन कालीन धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सत्य है। बर्मा तथा मलय जो है प्रायद्वीपों के साथ भारत टिन का व्यापार करता था। दूसरा कथन कह रहा है बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन जमशेदपुर तथा धनबाद से प्राप्त होता था। तीसरा आपसे क्या कह रहा है, तीसरा आपसे पूछ रहा है हजारीबाग में टिन के अयस्क को गलाने का कार्य होता था। तो 45वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, बर्मा तथा मलय प्रायद्वीपों के साथ क्या होता था, भारत का टिन का व्यापार होता था। बात बिल्कुल एकदम सत्य है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन जो है वो जमशेदपुर और कहाँ से, धनबाद से प्राप्त होता था। तो दूसरा कथन मेरे भैया क्या हो जाएगा, दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि टिन जो है वो मेरे भैया कहाँ से, तो टिन जो है वो हजारीबाग और रांची से प्राप्त होता था। कहाँ से, तो हजारीबाग और कहाँ से, और रांची से प्राप्त होता था। हजारीबाग और कहाँ से, और रांची से प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। हजारीबाग में अगर हम लोग बात करेंगे टिन के अयस्कों को गलाने का कार्य होता था, तो देखो हजारीबाग अभी बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो सत्य हो जाएगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में कौन सा प्रदेश बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके छठवीं, ठीक है, करके ईसा पूर्व 6वीं 5वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन गया था। तो बताइएगा कौन सा राज्य है जो लोहे का उपयोग करके सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अवंती। अवंती महाजनपद में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो एक उत्तरी अवंती है। उत्तरी अवंती की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या हो जाएगा, उज्जैनी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो उज्जैनी हो जाएगा, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी अवंती की राजधानी हो जाएगा माहिष्मती हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो माहिष्मती हो जाएगा, ठीक है। तो अवंती जो राज्य है ये लोहे का उपयोग करके क्या हो गया था, शक्तिशाली राज्य बन गया था। क्यों बन गया था मेरे भैया, क्योंकि आपको पता है लोहे से ही क्या होता है, तो लोहे से ही मेरे भैया कृषि के उपकरण बनते हैं। अब कृषि के उपकरण बनेंगे तो क्या होगा, खेती के क्षेत्र में क्रांति आएगी, और खेती के क्षेत्र में क्रांति आएगी तो क्या होगा, तो अनाज उत्पन्न होगा, अनाज उत्पन्न होगा तो राजस्व मिलेगा, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और दूसरा क्या होगा, लोहे से ही क्या होता है, लोहे से ही औजार बनेंगे, औजार बनेंगे तो क्या होगा, तो युद्ध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम होगा, ठीक है। तो लोहे के बल पर क्या हो गया था, अवंती जो है ये शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।